हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। और दोस्तों, मैं आपको सीक्वेंस वाइज मध्यकालीन भारत का इतिहास कराने जा रहा हूं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी पहला भारत पर अरब आक्रमणकारी कौन था और भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था। तो पहला भारत पर अरब आक्रमणकारी कौन था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो था महमूद गजनवी या महमूद गजनी। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसने टाइटल यानी कि एक उपाधि भी ले रखी थी सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि का मतलब होता है खलीफा ऑफ गवर्नर, यानी कि खलीफा का सेनापति। खलीफा का सेनापति जब इसने सुल्तान की उपाधि जो टाइटल जो लिया था, इसका मतलब है सुल्तान यानी कि खलीफा ऑफ गवर्नर और खलीफा यानी कि खलीफा का सेनापति। और इसने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहूंगा भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आज हम देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण जो इसने भारत पर की। क्योंकि 17 बार आक्रमण किया तो 17 बार हम पूरे तो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण इसने जो महत्वपूर्ण आक्रमण किए। सबसे पहले इसने सफल आक्रमण जो किया, लेकिन सफल आक्रमण बताने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने, बगदाद का जो खलीफा था अल आदिर बिल्लाह ने इसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। किस उपाधि, कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। एक तो बात है ये। दूसरी बात ये कि इसने पहला जो सफल आक्रमण किया था भारत पर, वो किया था 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी के बीच में। 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी के बीच में इसने पेशावर पर आक्रमण किया, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ किया इसने पहला सफल आक्रमण? 1001 ईस्वी के बीच में इसने आक्रमण किया पेशावर वाले रीजन पर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, राइट। और यहाँ का शासक था, जब इसने आक्रमण किया पेशावर वाले रीजन में, तब यहाँ का शासक था जयपाल। ठीक है, तब यहाँ का शासक कौन था? जयपाल था। उसके बाद में मैं आपको सिर्फ इसके जो महत्वपूर्ण आक्रमण हैं उन्हीं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हैं 4, 5, 6 जो भी हैं महत्वपूर्ण, मैं आपको आक्रमण बताऊंगा इसके। उसके बाद में इसमें 1005 ईस्वी में, उसके बाद इसने 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, जो ये भी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान का जब शासक था अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर इसने 1005 ईस्वी में आक्रमण किया मुल्तान पर। अब इसने ये भी विजित किया। उसके बाद में 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल पर आक्रमण किया। और यही आनंदपाल था जो इस जयपाल का पुत्र था, यानी कि पेशावर वाले रीजन में इसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, यानी कि जयपाल पर आक्रमण किया। और वही जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, जिस पर इसने 1008 ईस्वी में आक्रमण किया आनंदपाल पर। और आनंदपाल जो था वो ग्वालियर, कन्नौज और उज्जैन, इन तीनों के शासकों को साथ लेकर के युद्ध में उतरा था, लेकिन फिर भी इसको हार ही हासिल हुई। ग्वालियर, कन्नौज और उज्जैन, इन तीनों शासकों को लेकर के आया था ये आनंदपाल, फिर भी क्या हुआ? इसकी हार हुई। ओके, उसके बाद में इसने 1018-19 में कन्नौज पर आक्रमण किया
और जिस समय इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, उस समय कन्नौज पर किसका शासन था? राज्यपाल का। जब राज्यपाल का शासन चल रहा था कन्नौज पर, तो राज्यपाल थोड़ा डरपोक टाइप का था, यानी कि डरने वाला व्यक्ति था राज्यपाल। जब इसने राज्यपाल पर अटैक किया तो राज्यपाल इससे लड़ा नहीं, बल्कि अपने युद्ध का मैदान छोड़ करके राज्यपाल वहां से भाग गया। अब राज्यपाल वहां से भाग गया, इसने राज्यपाल पर कब आक्रमण किया? 1018-19 ईस्वी में। किस पर आक्रमण किया? कन्नौज का जो शासक था राज्यपाल, इस पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। अब इस पर इसने आक्रमण किया और इसने क्या किया कि ये मैदान छोड़ करके भाग गया। जब ये मैदान छोड़कर भागा था तब वहीं पर एक चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। वही ये कौन था? चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। अब इसने मैदान छोड़ा है, यानी कि पड़ोस में मान लो कोई गांव का कोई एक राजा है और आप इस गांव के मतलब इस गांव का कोई और राजा है। इस प्रकार ये राजा था दूसरे गांव का, तो पहले गांव वाला जो ये विद्याधर था, इसको बहुत बुरा लगा कि आपने अपने युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा, आप उससे महमूद गजनवी से लड़े क्यों नहीं, आपने युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा। और इससे क्या हो गया? विद्याधर बहुत नाराज हुआ और विद्याधर ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी, हत्या करवा दी। इससे राज्यपाल की हत्या करवा दी विद्याधर ने। अब जब राज्यपाल की हत्या करवाएगा विद्याधर, तो क्या ये बात महमूद गजनवी को पता चलेगी या नहीं? अरे बिल्कुल पता चलेगी। जब महमूद गजनवी को ये बात पता चली कि मेरे डर से इंसान, यानी जो भी राजा युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग रहा है, मेरे डर से भाग रहा है, तो बीच में ये तोफ कौन आ गई जिसने उसका मर्डर करवा दिया। अब महमूद गजनवी किसको टारगेट करेगा? विद्याधर को, कि बंदा मेरे डर से मैदान छोड़ रहा है, ये बीच में तोप कहां से आ गई जिसने बंदे को ही मरवा दिया, कि आपने युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा। अब टारगेट कौन बनेगा? विद्याधर। लेकिन विद्याधर वो चतुरी आदमी था। चतुरी आदमी इस वजह से था, देखो जब विद्याधर पर इसने आक्रमण किया 1021-22 ईस्वी में, अब विद्याधर का नंबर है, जब विद्याधर पर इसने आक्रमण किया 1021-22 ईस्वी में, तो विद्याधर ने क्या किया? इससे संधि कर ली। क्या किया? विद्याधर ने इससे महमूद गजनवी से संधि कर ली। तो ये तो निकल गया। उसके बाद में देखो विद्याधर पर आक्रमण कब किया? 1021-22 ईस्वी में। क्यों किया? क्योंकि इसने चंदेल वंश का शासक था विद्याधर, इसने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी। राज्यपाल की इस वजह से हत्या करवाई थी कि राज्यपाल ने अपने युद्ध का मैदान छोड़ा था। विद्याधर का ये कहना था कि आपने युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा। इस वजह से विद्याधर ने क्या किया? राज्यपाल की हत्या करवा दी। तो राज्यपाल की हत्या करवा दी, तो अब टारगेट किया महमूद गजनवी ने किसको बनाया? विद्याधर को। विद्याधर को जब टारगेट बनाया तो विद्याधर ने क्या किया? संधि कर ली। क्या कर लिया? संधि कर ली। ओके, अब बात करेंगे हम 1025 ईस्वी की। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र तट पर स्थित था, शिव जी का मंदिर था, और वहां से इसने काफी बहुत सारी धन संपदा लूटी। और लूट करके जब उसको ये गजनी वापस जा रहा था, तभी बीच रास्ते में इसके विरुद्ध अटैक कर दिया जाटों ने। इस पर किसने अटैक कर दिया? जाटों ने। और इसकी कुछ धन संपदा रास्ते पर ही ले ली। तो जाटों के विरुद्ध, अब एक बात बताओ, जब ये सामान यानी कि धन संपदा लूट करके लेके जा रहा है गजनी, बीच रास्ते में इसको कौन मिल गया? जाटों मिल गई। जब जाटों ने इस पर अटैक किया तो काफ़ी उसमें से धन संपदा जो थी वो जाटों ने ले ली। तो ये वहाँ से तो जाटों ने इसके धन संपदा को लूट लिया, फिर ये गजनी चला गया। लेकिन अब टारगेट ये किसको करेगा? जाटों को टारगेट करेगा। और उसी के उसमें इसने 1027 ईस्वी में
जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। जाटों के विरुद्ध कब आक्रमण किया इसने? 1027 ईस्वी में। तो इसके ये कुछ चर्चित अटैक थे। और 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनबी, सेनापति, गवर्नर और खलीफा, यानी कि खलीफा का सेनापति, और इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। और सुल्तान का मतलब क्या होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना है और अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार भी इसको करना है। तो मेन मकसद तो इनका यही था कि भारत से धन संपदा लूटने का। तो पहला आक्रमण इसने कब किया था? 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में किया था इसने पेशावर पर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, जयपाल के विरुद्ध किया था। फिर इसने 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था, जो अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर आक्रमण किया था, ये भी इसने जीता। फिर उसके बाद में इसने 1008 ईस्वी में आनंद पाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जो कि आनंद पाल ग्वालियर, कन्नौज और उज्जैन तीनों के शासक को लेकर के मैदान में आया था, लेकिन फिर भी इसको हार ही हासिल हुई, राइट। उसके बाद में इसने 1018-19 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज पर जब इसने आक्रमण किया तो कन्नौज पर किसका शासन था? राज्यपाल का। और राज्यपाल पर जब इसने अटैक किया तो राज्यपाल ने अपने मैदान क्या किया? युद्ध का मैदान छोड़ दिया। तो युद्ध का मैदान राज्यपाल ने छोड़ा तो चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। विद्याधर को काफी नाराजगी महसूस हुई, गुस्सा आया और विद्याधर ने क्या किया? इसकी हत्या करवा दी। अब इसकी हत्या विद्याधर ने करवा दी तो क्या ये बात उसको पता चलेगी कि नहीं? तो महमूद गजनबी को जब ये बात पता चली कि बंदा मेरे डर से अपने मैदान, युद्ध का मैदान छोड़ रहा है, तो ये बीच में तो कौन है जो इसको मर्डर करवा रहा है, तो अब ये किसको टारगेट करेगा? विद्याधर को। जब विद्याधर को इसी ने टारगेट किया तो विद्याधर ने क्या किया? इससे संधि कर ली। उसके बाद में 1021-22 ईस्वी में इसने विद्याधर पर अटैक किया और विद्याधर ने क्या किया? संधि कर ली। उसके बाद में मैंने आपको बताया 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था, तभी बीच रास्ते में इसको जाटों ने घेर लिया और कुछ संपदा अर्जित उन लोगों ने कर ली। उसके बाद में 1027 ईस्वी में ये फिर से जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी के बाद 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। तो गजनी की मृत्यु के बाद जो गजनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। गजनी के मरने के बाद गजनी जो साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया था। वहीं पर एक गौर साम्राज्य वहीं पर एक गौर साम्राज्य की स्थापना की थी गयासुद्दीन गौरी ने। किसने की थी? गयासुद्दीन गौरी ने। और ये गयासुद्दीन गौरी कौन था जिसने गौर साम्राज्य की नींव रखी थी? वो था मोहम्मद गौरी का भाई। मोहम्मद गौरी का भाई था ये गयासुद्दीन गौरी, जिसने गौर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये मोहम्मद गौरी जो था, ये मोहम्मद गौरी, ये जो गौर साम्राज्य था इसकी गद्दी पर बैठा था 1173 ईस्वी में। कब बैठा था ये गौर की गद्दी पर? गौर साम्राज्य की गद्दी पर 1173 ईस्वी में ये बैठा था। और इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। इसने किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर। एक और इसने आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, गुजरात पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया इसने? गुजरात पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया।
और उस समय गुजरात का जो शासक था वो था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय साम्राज्य को चलाने में अक्षम था, यानी कि साम्राज्य नहीं संभाल पा रहा था। तो इसकी मां थी नयिका देवी। नयिका देवी की लीडरशिप में इस मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण कौन कर रहा है? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। यहीं पर देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये मान लो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ ये राजस्थान वाला क्षेत्र, इधर से कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी। कहाँ आक्रमण कर रहा है? गुजरात पर। और गुजरात में इसने राजस्थान वाले एरिया में यहाँ यह है माउंट आबू। माउंट आबू वाला क्षेत्र, इसकी सेना यहाँ माउंट आबू में आई और गुजरात से इस भीमदेव द्वितीय की सेना यानी कि नयिका देवी की लीडरशिप में यहाँ माउंट आबू यानी कि यही अरावली वाला जो हाई पीक, जो चोटी है अरावली की, गुरु शिखर, वो इसी माउंट आबू पर है। ये अरावली की पर्वत श्रेणी है और इसी पर हाई पीक जो चोटी है गुरु शिखर, वो इसी पर स्थित है। और यहां पर इसने आक्रमण किया माउंट आबू वाले रीजन में। तो माउंट आबू वाले रीजन में जब इसने यहां पर आक्रमण किया, तो जब माउंट आबू पर इसने आक्रमण किया तो भीमदेव द्वितीय को इसका अच्छा ज्ञान था माउंट आबू वाले क्षेत्र का। माउंट आबू वाले क्षेत्र का भीमदेव द्वितीय को अच्छा ज्ञान था। तो यहां क्या हुआ था? इसकी पहली हार हुई 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की, यानी कि मोहम्मद गौरी की पहली हार कहाँ हुई? भीमदेव द्वितीय के हाथों से गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया था माउंट आबू वाले क्षेत्र में। जब इसकी यहां पर हार हुई उसके बाद ने इसने एक और आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर वाले क्षेत्र में इसने आक्रमण किया। उसके बाद में 1181 ईस्वी में इसने लाहौर पर आक्रमण किया। ईस्वी में इसने पेशावर पर आक्रमण किया। 1181 ईस्वी में इसने लाहौर पर आक्रमण किया और 1189 ईस्वी में इसने भटिंडा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। भटिंडा वाले क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया और इसी आक्रमण यानी कि ये भटिंडा वाले क्षेत्र पर जब इसने आक्रमण किया, ये अपने कब्जे में किया, यही कारण बनेगा तराइन के युद्ध का, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध का और तराइन के द्वितीय युद्ध का, जो 1191 और 1192 में हुए। यही भटिंडा पर इसका आक्रमण इसी का कारण बनेगा। जब इसने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया और यही कारण बनेगा 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, उसी का कारण बनेगा ये। देखो कैसे, जब इसने भटिंडा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय अजमेर का जो रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान। ये राजस्थान का मैंने मैप बनाने की कोशिश की है। यह है राजस्थान। यहाँ ये भटिंडा जो पंजाब वाले क्षेत्रों में पड़ता है, भटिंडा वाला क्षेत्र जो पंजाब वाले क्षेत्रों में पड़ता है, और अजमेर का शासक है
पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, यहां अजमेर पर कौन शासक कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का जो शासन चल रहा था वो राजस्थान में अजमेर तक ही सीमित नहीं था, यूपी के भी कुछ प्रदेश इसमें शामिल थे, वहां तक भी इसका विस्तार था। हरियाणा का क्षेत्र भी, दिल्ली का क्षेत्र भी इसमें इसके साम्राज्य में शामिल था, और पंजाब प्रांत का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था। और इसी पर भटिंडा पर आकर के कौन बैठ गया है? मोहम्मद गौरी। तो क्या इसको बुरा लगेगा कि नहीं? और यही कारण बनेगा तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का। जब भटिंडा पर इसने आक्रमण, ये पेशावर से होता हुआ, पेशावर पर इसने आक्रमण किया, इसने कुछ नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में लाहौर पर इसने आक्रमण किया, फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन पेशावर पर आक्रमण किया, उसके बाद में लाहौर पर आक्रमण किया, उसके बाद में पंजाब में वहां आकर के बैठ गया भटिंडा पर, और इसने अपने का एकाधिकार जमा लिया मोहम्मद गौरी ने। तो क्या पृथ्वीराज चौहान को बुरा लगेगा कि नहीं? तो पृथ्वीराज चौहान को क्या लगा? बहुत बुरा लगा कि ये भटिंडा पर आक्रमण इसने क्यों किया और वहां पर क्यों बैठा है। और यही कारण बनेगा तराइन के प्रथम युद्ध का। जब तराइन के प्रथम युद्ध का यही कारण बनेगा, तो ये कौन है? ये क्या है? अजमेर वाला क्षेत्र है जहां पर पृथ्वीराज चौहान है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहां क्या है? ये गुजरात वाला क्षेत्र है, और यहां आपका कन्नौज वाला क्षेत्र है। यहां कन्नौज है, यहां गुजरात है, यहां अजमेर है, और वहां से आकर के कौन बैठ गया पंजाब वाले? यहां पे भटिंडा पर मोहम्मद गौरी। तो इसका बताऊंगा मैं हारने का कारण क्या था कि पृथ्वीराज चौहान जब द्वितीय युद्ध तराइन का इसने लड़ा था, ये हारा क्यों था? इसका रीजन है कि कन्नौज का जो शासक था वो था जयचंद। जयचंद, और जयचंद की एक पुत्री थी संयोगता। ये संयोगता कौन है? जयचंद की पुत्री। यहां कौन है गुजरात पर? भीम द्वितीय, भीमदेव द्वितीय। यहां ये माउंट आबू वाला क्षेत्र है, और यहां की माउंट आबू वाले क्षेत्र की रानी हुआ करती थी एक, जिसका नाम था इंछणी। एक राजकुमारी हुआ करती थी यहाँ पे माउंट आबू वाले क्षेत्र में, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंछणी। क्या नाम था इसका? इंछणी। और यहाँ पर कन्नौज का जो शासक था जयचंद, इसकी पुत्री कौन थी? संयोगता। जब संयोगता का कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब संयोगता का जब वो हो रहा था, क्या बोलते उसको, जब स्वयंवर हो रहा था संयोगता का, जब संयोगता का स्वयंवर हो रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान इसको स्वयंवर से उठा लाया था। जब पृथ्वीराज चौहान इसको स्वयंवर से उठा लाए संयोगता को, तो संयोगता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए, तो क्या कन्नौज का जो शासक है जयचंद इसको गुस्सा आएगा कि नहीं? ये नाराज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो किसी की बेटी का आप जो है स्वयंवर से उठा के लेके आओगे तो ये नाराज होगा। यहाँ से ये नाराज हो गया, तभी तो कहते हैं कि द्वितीय जो तराइन का युद्ध था उसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। उधर से मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? द्वितीय युद्ध में तराइन के में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इधर से कौन नाराज है? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इस वजह से नाराज है कि भीम द्वितीय एक बार यहाँ आए माउंट आबू वाले क्षेत्र में। माउंट आबू वाले क्षेत्र में इस वजह से है कि आपको पता है गुजरात में, जब मैं आपको याद दिलाने की कोशिश यानी कि समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लो यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में मान लो कुछ भी शराब वगैरह मान लो बैन है, तो यहाँ ये मदरा पान पीले कहाँ आएंगे? माउंट आबू वाले क्षेत्र में, राजस्थान में। तो जब ये यहाँ पर आए भीमदेव द्वितीय, तो भीमदेव द्वितीय जब माउंट आबू वाले क्षेत्र में आए तो इनकी नज़र किस पे पड़ी? इंछणी पर। लेकिन आपको पता है जब तक इधर चाहे लाख बार घंटी बजे, जब इधर से मामला ओके नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे इधर लाख बार घंटी बजे, इधर से जब मामला ओके नहीं होगा, डन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंछणी की ख्वाहिश है कि शादी करे तो किससे करे? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से।
ये किसकी ख्वाहिश थी? इंछणी की। तो इंछणी ने किससे शादी की? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने। और अजमेर का जो शासक पृथ्वीराज चौहान थे वो संयुक्ता को भी स्वयंवर से उठा लाए। तो ये भी नाराज होगा कि नहीं, क्योंकि इसको इंछणी नहीं मिली। तो इधर से ये भी नाराज है और इधर से कन्नौज का जो शासक था और ये भी राजा। इधर बठिंडा पर आकर एक दुश्मन बैठ गया जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या है जिसका नाम? मोहम्मद गौरी। अब देखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध कैसे हुआ। इधर से कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी। इधर से मोहम्मद गौरी आ रहा है और इधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इधर से पृथ्वीराज चौहान है, इधर से मोहम्मद गौरी है और दोनों यहां तराइन के मैदान में आते हैं। कहाँ आते हैं दोनों? तराइन के मैदान में। इधर से कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी। और इधर से कौन आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के गवर्नर को भी साथ में लेके आया था जिसका नाम था गोविंदराज तोमर। गोविंदराज तोमर। और इसका खुद का भी एक गुलाम था जिसका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय। इधर से मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता है और इधर से इसका जो दिल्ली का जो गवर्नर था जिसको साथ में पृथ्वीराज चौहान लेकर के आया था वो उसका नाम था गोविंदराज तोमर। इधर से गोविंदराज तोमर आगे बढ़ते हैं। इधर से तीर चलाया, यहां गोविंदराज तोमर है, यहां मोहम्मद गौरी है, यहां गोविंदराज तोमर। यहां मोहम्मद गौरी है, यहां गोविंदराज तोमर है। इधर यहां से इसने तीर चलाया, यानी कि सॉरी इसने क्या फेंका? यहां से एक भाला चलाया। भाला क्या चलाया? मोहम्मद गौरी ने यहां से भाला चलाया और पृथ्वीराज के भाला लगा और पृथ्वीराज के क्या टूट जाते भैया? 2 दांत टूट जाते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने भाला फेंका तो पृथ्वीराज चौहान के क्या टूट? जब मोहम्मद गौरी ने भाला फेंका तो गोविंदराज तोमर के क्या टूट गए भैया? 2 दांत टूट गए। अब पता है आपको किसी का दांत टूटेंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। जब इसको गुस्सा आया, इसके गोविंदराज तोमर के 2 दांत टूट गए तो इसने भी यहाँ से एक भाला फेंका और ये क्या हो गया यहाँ पर? जब इसने भाला फेंका तो इसके तो 2 दांत टूटे। जब इसने भाला फेंका तो मोहम्मद गौरी क्या हो गया? घायल हो गया। और मोहम्मद गौरी को घायल देखता हुआ, मोहम्मद गौरी को घायल देखते हुए किसने देखा है? कि इसका सिपाही था उसने, और ये सिपाही इस घायल मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान से निकाल करके ले गया और वापस ये कहाँ चले गए? गजनी लौट गया। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हो रहा है, जो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। क्या हुई इसकी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की क्या हुई? हार। अब आपको पता है जो बंदा हार के गया है, ये हार के गया था। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो जो जिस वक्त इसकी सेना जो वापस जा रही थी लौट करके, तभी इस पर मोहम्मद गौरी पर अटैक कर सकता थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और उसको सकुशल वापस जाने दिया। और यही कारण बनेगा तराइन के द्वितीय युद्ध का। अगर इसी वक्त पृथ्वीराज चौहान इसको जाने नहीं देते, इस पर आक्रमण बोल देते, तो शायद द्वितीय युद्ध का इन्हें सामना नहीं करना पड़ता। ये क्या कर सकते हैं भैया? तो ये सकुशल वापस गया, लेकिन ये मानेगा नहीं, ये मोहम्मद गौरी मानेगा नहीं। पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि कब तो कुछ नहीं होने वाला, आक्रमण होगा नहीं। मोहम्मद गौरी अपने घर गया है।
यानी कि अपने देश चला गया, अब आक्रमण नहीं होगा। इस वहम में कौन जी रहा था? पृथ्वीराज चौहान, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद गौरी को चैन कहाँ? मोहम्मद गौरी को चैन कहाँ? इसने और अभ्यास किया, यानी कि सेना को और मजबूत किया, और 1192 ईस्वी में ही लगातार 1192 ईस्वी में ये फिर आ गया तराइन के मैदान में, युद्ध करने के लिए फिर तराइन के मैदान में आ गया। और इधर से कौन आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान। इधर से कौन आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान। यहां कौन आ रहा है? इधर से कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी अपनी सेना को लेकर के आया, इधर से पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर के आए तराइन वाले क्षेत्र में। और उस समय इसने क्या कहा मोहम्मद गौरी ने कि भैया मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे तो संधि करनी है। मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे क्या करना है? मुझे संधि करनी है। उस समय इसने क्या बोल दिया मोहम्मद गौरी ने? मुझे क्या करना है? संधि। तो पृथ्वीराज चौहान को ये लगा हाँ तो भैया करो संधि। तो इसने ये कहा मोहम्मद गौरी ने कि मैंने अपना एक सेनापति या एक सिपाही भेजा है, वो मेरे भाई से पूछ के आएगा कि मुझे संधि में क्या लेना है, मैं तब संधि करूंगा, ऐसे मैं संधि नहीं करूंगा। तो रात का समय था, इधर पृथ्वीराज चौहान की भी सेना सोई हुई है, इधर मोहम्मद गौरी की भी सेना सोई हुई है, यानी कि जागी हुई है। मिसाला वगैरह अच्छी तरह से इन लोगों ने जला रखी थी, ऐसे करके। इधर भी मिसाला वगैरह जल रही हैं, ऐसे ही तो मिसाला हुआ करती थी पहले। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पहले से ही अपनी जो सेना थी उसको सिखा पढ़ा रखा था। अब भैया पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसको तो लगा था कि क्या संधि तो करनी है, सुबह संधि हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद गौरी को चैन कहाँ? मोहम्मद गौरी की सेना नहीं सोई, इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना सो गई। और भोर होते ही यानी कि सुबह होते ही इसने इस पर क्या बोल दिया? आक्रमण। अब जब सोती हुई सेना पर कोई इंसान आक्रमण बोलेगा तो क्या उसकी जीत होगी? कभी नहीं होगी। तो क्या हुई? इस पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, यानी कि इसने सोती हुई सेना पर अटैक किया। और यहां पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार हुई। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार हुई। और मोहम्मद गौरी की क्या हुई? जीत हुई। मोहम्मद गौरी से युद्ध को जीत गया। धोखे से ही तो जीता था, सामने से लड़ता। किससे जीता था? धोखे से ही तो जीता था। अच्छा, एक इसके पोट यानी दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, जिनका नाम था चंद्रवरदाई। जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान के जो पोट यानी दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की एक बुक थी जिसमें चंद्रवरदाई की बुक थी पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई उस पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, बताते हैं अपनी पृथ्वीराज रासो में कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया था। ये बात पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है जो चंद्रवरदाई ने लिखी हुई है, जो कि क्या था? पोट दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का पोट यानी दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। और इसने अपनी बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। उसमें ये लिखा था कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी
और हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले गया था। तब यानी मुझे मालूम हुआ, यानी कि चंद्रबरदाई को मालूम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया है। तो जब मैं वहाँ गया, यानी कि चंद्रबरदाई जी वहाँ पर गई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई जी, यहाँ मोहम्मद गौरी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मोहम्मद गौरी का दरबार लगा हुआ है, यहाँ चंद्रबरदाई, यहाँ मोहम्मद गौरी का दरबार लगा। इससे पहले कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। और जब मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान को लाया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मूंछों पर ताव दिया ऐसे करके और सिर ऊपर किया ऐसे। तो तब कहा मोहम्मद गौरी ने कहा पृथ्वीराज चौहान से, भैया नीचे देखो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि मैं नीचे नहीं देखूंगा, और उन्होंने अपनी निगाहें नीचे नहीं की, जिस वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की भैया क्या फुड़वा दी, दोनों आंखें फुड़वा दी, यानी कि अंधा बना दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पृथ्वीराज रासो बोल रही है, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखी हुई है, जो कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी हुई है वो बोल रही है इस बात को कि पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। तब मालूम पड़ा चंद्रबरदाई को। तो चंद्रबरदाई इसके जब महल में यानी दरबार में पहुंचे और इन्होंने कहा कि हमारे महाराजा शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्दवेदी बाण से मतलब ये होता है जिस तरफ से आवाज आएगी उधर ही तीर लगेगा। यानी मान लो इस टाइम मैं बोल रहा हूं तो कोई शब्दवेदी वाला अगर बाण चलाएगा जो बोलता है उसी को तीर लगेगा। तो मोहम्मद गौरी ने कहा अरे इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तब चंद्रबरदाई ने कहा कि लाओ लेके आओ पृथ्वीराज चौहान को, अब भी हम प्रमाणित करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तब पृथ्वीराज चौहान को यहां लाया गया, यहां पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। इधर कौन है, मोहम्मद गौरी अपने शासन पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। यहां पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। इधर से बात बता रहे हैं चंद्रबरदाई इशारों में। तो चंद्रबरदाई इशारों में इनको क्या बताएंगे पृथ्वीराज चौहान को, तो इशारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वाणी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 बाँस 24 गज अष्टुल अंग प्रमाण ताऊ तय बैठा सुल्तान और मत चूके चौहान। यानी कि इतनी दूरी पर और इतनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूकना चौहान। तभी क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला और वहीं पर मोहम्मद गौरी की क्या कर दी, हत्या, और उसके बाद में स्वयं की भी क्या कर ली गई, हत्या। ये तो बताते हैं पृथ्वीराज चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो कि मोहम्मद गौरी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। उन्होंने तीर चला करके और बाद में क्या हुआ, स्वयं की भी उन्होंने हत्या कर ली। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को लेकर ही नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इसने कुछ सिक्के चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। जब मोहम्मद गौरी ने कुछ सिक्के चलाए थे तो उस पर एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था, लक्ष्मी का चित्र था, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम था। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था, मोहम्मद बिन शाम, जो कि इसी मोहम्मद गौरी का एक अन्य नाम था। तो इस प्रकार इससे पहले मैं एक और आपको युद्ध इसका बताना चाहूंगा, चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में लड़ा गया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, और किसके खिलाफ लड़ा था, जयचंद के विरुद्ध। यहां कौन है, मोहम्मद गौरी, और इधर कौन है, जयचंद। यानी कि जयचंद के विरुद्ध चंदावर का युद्ध लड़ा था।
चंदावर का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में। जयचंद के विरुद्ध लड़ा था, मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में था। उसके बाद में 1191 ईस्वी में तरान का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में तरान का द्वितीय युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध। एक और युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, खोखरों के विरुद्ध लड़ा था, जो लड़ा था 1205 ईस्वी में। और ये युद्ध 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध लड़ा था। खोखरों के विरुद्ध लड़ा था 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी घायल हो गया था। और इसी युद्ध में घायल होने के बाद मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु। किस वजह से हो गई, क्योंकि इसने 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। खोखरों के विरुद्ध क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। इसी में ये मोहम्मद गौरी घायल हो गया था। तो 1206 ईस्वी में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, दिल्ली सल्तनत की, किस प्रकार गुलाम बख्श की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट